दोस्तों सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज हम जिस कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं ना, वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। अगले 10 मिनट में हम एक ऐसी कंपनी का डीप डाइव करेंगे जो एक वक्त पर हर घर, हर मोबाइल स्क्रीन पर थी, और फिर अचानक सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। ये एक ऐसी कॉर्पोरेट राइज एंड फॉल स्टोरी है जो सच में आपको हैरान कर देगी। तो सबसे बड़ा सवाल दिमाग में ये आता है कि आखिर एक ऐसी एडटेक एम्पायर जिसकी वैल्यूएशन अपने पीक पर $22 बिलियन थी, उसने अपनी 99% वैल्यू कैसे खो दी। मतलब सोचिए, ऐसी वैल्यूएशन जिसके आगे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज बची लगती थीं, वो अचानक मिट्टी में कैसे मिल गई। चलिए शुरुआत से समझते हैं, जहां उम्मीद थी, नए आइडियाज थे, और उसके बाद आया लालच। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक आम लेकिन बेहद खास नंबर से, 100। देखिए, बाइजू रविंद्रन केरला के एक छोटे से गांव से आते हैं। उनके पेरेंट्स खुद टीचर्स थे। उन्होंने कैट एग्जाम दिया और एक बार नहीं, पूरे 2 बार 100th परसेंटाइल स्कोर किया। इस एक बेहतरीन स्कोर ने उन्हें रातों रात एक कैट टॉपर स्टार बना दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस एम्पायर की नींव में ना वाकई एक बेहद शानदार टैलेंट और बच्चों को पढ़ाने का एक जेन्युइन इरादा था। अब एक छोटे से कमरे से लेकर हर बच्चे के डिजिटल डिवाइस तक का इनका सफ़र लिटरली बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। 2006 में उन्होंने BYJU'स क्लासेस शुरू की। डिमांड इतनी बढ़ गई कि एक ही ऑडिटोरियम में एक साथ 1200 स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ रहा था। फिर 2009 तक उन्होंने VSAT टेक्नोलॉजी का यूज़ करके 45 शहरों में अपने लेक्चर्स ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। 2011 आते आते इनकी पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न बन चुकी थी, और फाइनली 2015 में इनका ऐप लॉन्च हो गया। ये एक पूरा रेवोल्यूशन था। इनकी शुरुआती कामयाबी का सबसे बड़ा राज था इनका बिल्कुल नया अप्रोच। रट्टा मारने पर नहीं, कॉन्सेप्ट समझने पर फोकस था। उन्होंने एक्सपर्ट टीचर्स को मोशन ग्राफिक्स और 3D डिजाइनर्स के साथ मिला दिया, जिससे पढ़ाई बिल्कुल किसी वीडियो गेम या एंटरटेनमेंट जैसी लगने लगी। इनका फ्रीमियम मॉडल भी कमाल का था। पहली क्लास फ्री होती थी और पढ़ाने का तरीका इतना जबरदस्त कि 10 में से 9 बच्चे तुरंत पेड क्लासेस के लिए एनरोल कर लेते थे। बिल्कुल गेम चेंजर था ये। जब इनका ये मॉडल इतना बड़ा हिट हुआ ना, तो मार्केट के सबसे बड़े खिलाड़ी सामने आए। सिकोया और मार्क जुकरबर्ग के फाउंडेशन जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप कर दिए। लेकिन पता है क्या हुआ? पैसा आते ही कंपनी की आत्मा बदल गई। इस भारी भरकम फंडिंग के बाद पूरा का पूरा फोकस एजुकेशन और बच्चों से हटकर बस अग्रेसिव सेल्स टारगेट पर चला गया। उन्होंने स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को हायर किया और एक बेहद बेरहम अग्रेसिव सेल्स टीम खड़ी कर दी। असली साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन तो यहाँ से शुरू होती है। इनकी सेल्स टीम एक बहुत ही चतुर 5 स्टेप की पिच यूज करती थी। पहले बच्चे से दोस्ती करना, बॉन्ड बनाना। फिर उनसे ऐसे मुश्किल सवाल पूछना जिनका जवाब उन्हें ना पता हो। तीसरा स्टेप, रविंद्रन का वीडियो दिखाकर कॉन्सेप्ट समझाना। चौथा स्टेप सबसे खतरनाक था, माता पिता को गिल्ट ट्रिप देना, उन्हें डराना कि अगर उनका बच्चा ये बेसिक बातें नहीं जानता तो आगे बोर्ड एग्जाम्स और जिंदगी में क्या करेगा। और आखिर में इसी डर का फायदा उठाकर अपनी सेल क्लोज कर देना। लेकिन बाहर से इतनी सक्सेसफुल दिखने वाली इस मशीन के अंदर का माहौल, बाप रे, बिल्कुल अलग था। सेल्स टीम पर दबाव इस कदर था कि वर्क कल्चर हद से ज्यादा टॉक्सिक हो चुका था। जरा सोचिए, एम्प्लॉइज 14-14 घंटे की शिफ्ट्स कर रहे हैं। हर हफ्ते 1.5 लाख रुपए की सेल्स लाने का स्ट्रिक्ट टारगेट था। अगर किसी ने अपना 50% टारगेट भी मिस कर दिया तो उसको तुरंत नौकरी से बाहर निकाल दिया जाता था। टारगेट पूरा करने का प्रेशर इतना था कि कई बार सेल्स वाले अपनी नौकरी बचाने के लिए अपनी ही जेब से कस्टमर्स का डाउन पेमेंट भर रहे थे। ये बिल्कुल पागलपन था। फिर आता है साल 2020, और उसके साथ ही एक ऐसी चीज आई जिसने पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया। लेकिन इस कंपनी के लिए ये आर्टिफिशियल बूम ले आई। कोविड-19 लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज सब बंद, और ऑनलाइन एजुकेशन एक लग्जरी से अचानक एक जरूरत बन गई। इन्होंने मौका देखा और शुरुआत में अपनी क्लासेस फ्री कर दी, और इस एक मास्टर स्ट्रोक का नतीजा ये हुआ कि ऐप का इस्तेमाल सीधा 60% तक बढ़ गया। अब आंकड़ों पर गौर कीजिए। पैंडेमिक के टाइम ना वेंचर कैपिटलिस्ट के बीच एक अलग ही फोमो चल रहा था, फियर ऑफ मिसिंग आउट। 2019 में जहां एडटेक सेक्टर में सिर्फ $429 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया था, वहीं 2021 आते आते ये फिगर जंप करके सीधा $4,165 मिलियन पर पहुंच गया। और हैरानी की बात यह है कि इस पूरे एडटेक फंडिंग का लगभग 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इस एक कंपनी की झोली में चला गया। हर तरफ से पैसे की बारिश हो रही थी।
अब जब इतना बेहिसाब पैसा आता है तो क्या होता है? शुरू हुई एक मैसिव शॉपिंग स्प्री। उन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर्स का एक बड़ा लोन उठाया और दूसरे स्टार्टअप्स को ब्लाइंडली खरीदना शुरू कर दिया। कोडिंग मार्केट को कैप्चर करने के लिए व्हाइट हैट जूनियर को 300 मिलियन डॉलर्स में खरीदा। यूएस मार्केट में घुसने के लिए एपिक और टैंकर जैसी कंपनीज उठा ली। और सबसे बड़ा शॉकर तब आया जब उन्होंने आकाश इंस्टीट्यूट जैसी 33 साल पुरानी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफलाइन कोचिंग जायंट को पूरे 1 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया। इनका बस एक ही गोल था कि हर एक एजुकेशन सेक्टर पर अपना कब्जा जमा लिया जाए। और उनके इन्हीं सब अग्रेसिव कदमों ने इस एम्पायर को उसके एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचा दिया। मार्च 2022 में एक समय ऐसा आया जब इस कंपनी की वैल्यूएशन छू गई 22 बिलियन डॉलर्स। उस वक्त कंपनी का स्केल आप इस बात से समझिए कि इनके पास 58,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। ये इस दास्तान का वो पॉइंट था जहां सबको लग रहा था कि इन्हें अब कोई छू भी नहीं सकता। पर देखिए, वक्त हमेशा एक सा तो रहता नहीं, है ना? पेंडेमिक के बाद की रियलिटी बिल्कुल अलग थी और इसने इनकी सबसे बड़ी गलतफहमी को चकनाचूर कर दिया। इन्हें लग रहा था कि लॉकडाउन के बाद लोग अब हमेशा के लिए ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। पर सच्चाई ये थी कि लगातार 2 साल तक स्क्रीन्स के आगे बैठकर बच्चे बुरी तरह से थक चुके थे। ऑनलाइन पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शंस थे, चैट करना, यूट्यूब देखना आम हो गया था। ऐसे में बच्चे और उनके पेरेंट्स दोनों ही वापस अपने फिजिकल क्लासरूम्स और ऑफलाइन लर्निंग की तरफ लौट गए। और इस रियलिटी चेक ने इनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जिस कंपनी ने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ऑनलाइन ले जाने का सपना बेचा था, उन्हें अचानक एक डेस्परेशन भरा और बेहद आयरॉनिक कदम उठाना पड़ा। उन्होंने 200 मिलियन डॉलर्स खर्च करके 500 ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर्स खोलने की घोषणा कर दी। उन्हें आखिरकार जमीन पर ऑफलाइन मॉडल पर आना ही पड़ा। पर दिक्कत ये थी कि ये नया मॉडल उन्हें बचा नहीं पाया, क्योंकि उनके वो लॉयल ऑनलाइन कस्टमर्स अब बचे ही नहीं थे। अब आते हैं इनकी बिल्कुल कड़वी सच्चाई पर। जब सितंबर 2022 में इनकी पिछली अर्निंग्स रिपोर्ट आई तो सब कुछ एक्सपोज हो गया। पता चला कि उनका रेवेन्यू 2428 करोड़ था, लेकिन उनके नुकसान यानी लॉसेस उससे कहीं ज्यादा 4564 करोड़ थे। अगर इसको सिंपल टर्म्स में समझें तो कंपनी डेली रोजाना लगभग 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रही थी। इनके इकोनॉमिक्स कंप्लीटली टूट चुके थे। ये बस किसी तरह नंबर्स बढ़ा रहे थे, जबकि हर एक नए कस्टमर पर इनको भारी लॉस उठाना पड़ रहा था। और इसी अर्निंग्स रिपोर्ट में एक और चौंका देने वाला राज सामने आया। रेवेन्यू का जब ब्रेकडाउन किया गया तो पता चला कि जो कंपनी दुनिया के सामने खुद को एक कटिंग एज एडटेक इनोवेटर और सॉफ्टवेयर जायंट बता रही थी, उसकी असली कमाई कहां से आ रही थी? उनका 80% रेवेन्यू सिर्फ उनके प्री लोडेड टैबलेट्स और SD कार्ड्स बेचने से आ रहा था, जबकि एक्चुअल कोर्स फीस और स्ट्रीमिंग से सिर्फ 20% हिस्सा बन रहा था। नतीजा ये था, ये कंपनी अब टेक्नोलॉजी या एजुकेशन की नहीं, बल्कि मेनली एक हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी बनकर रह गई थी। जैसे ही ये सारी बातें मार्केट में आईं, समझिए उनके लिए फंडिंग का झरना पूरी तरह से सूख गया और प्रॉब्लम्स की लाइन लग गई। महीनों तक एम्प्लॉयज की सैलरीज रुकी रहीं। जिन यूएस कंपनी से इन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया था, उन्होंने इनके खिलाफ लोन डिफॉल्ट का केस ठोक दिया। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनकी प्रैक्टिसेस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। वेंडर्स के पेमेंट्स अटक गए। बीसीसीआई ने इंसॉल्वेंसी का केस फाइल कर दिया और ईडी ने फीमा वायलेशंस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बस एक चिंगारी की देर थी और पूरे आशियाने में आग लग गई। लेकिन इस पूरे कोलैप्स का सबसे सैड हिस्सा उन आंकड़ों में है जो असली इंसानों की कहानी कहते हैं। EPFO डेटा के हिसाब से जहां मार्च 2022 में इनके पास 58,000 एम्प्लॉयज थे, वहीं सिर्फ एक साल बाद जून 2023 आते आते ये गिनती आधी से भी कम रह गई। सिर्फ 25,000 से कम लोग बचे थे। अपने आप को जिंदा रखने के लिए जो US बेस्ड स्टार्टअप इन्होंने 1 बिलियन डॉलर्स में खरीदा था, उसे मजबूरन आधी कीमत पर बेचना पड़ा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये इस बेहिसाब लालच की सच्ची ह्यूमन कॉस्ट थी। और फाइनली बचा ये फिगर 99 यानी 99%। जनवरी 2024 आते आते इस पूरे एम्पायर की वैल्यूएशन कंप्लीटली क्रैश हो गई और गिरकर सिर्फ 225 मिलियन डॉलर्स रह गई। अपने एब्सोल्यूट पीक से इनकी वैल्यू 99% खत्म हो चुकी थी। अगर हम इसको रुपयों में समझें तो लगभग 1,80,000 करोड़ की दौलत जो कभी इनकी बैलेंस शीट पर चमकती थी, वो रातों रात धुआं बनकर उड़ गई। आज की डेट में बेंगलुरु के हेडक्वार्टर्स को छोड़कर इनके ज्यादातर दफ्तर खाली और बंद पड़े हैं।
इस पूरे विश्लेषण से एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो निकल कर आती है वो इस कोट में साफ झलकती है। जिस कंपनी ने बच्चों की भलाई और पढ़ाई का तरीका बदलने के नेक इरादे से शुरुआत की थी, वक्त के साथ उसके अंदर एजुकेशन का वो असली जज्बा बचा ही नहीं था। उनका कोर फोकस सिर्फ एक चीज पर अटक गया था, लगातार ग्रोथ और अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने का एक नशा। एक वाकई बेहतरीन और रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ हाइपर ग्रोथ दिखाने के लालच में पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। ये पूरी दास्तान हमें एक आखिरी और गहरे सवाल के साथ छोड़ती है। क्या आज के ये मॉडर्न स्टार्टअप्स सच में ट्रू इनोवेशन और सोसाइटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं, या फिर वो सब इसी एडिक्शन ऑफ ग्रोथ और नंबर्स बढ़ाने की अंधी दौड़ का शिकार हो जाते हैं? सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा सवाल है जो आगे आने वाले हर नए यूनिकॉर्न स्टार्टअप को देखकर हमारे दिमाग में हमेशा आना चाहिए।